वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था अन्योन्य प्रेरण की केवल परिभाषा देखी थी। तो एक बार हम और समझ लेते हैं अन्योन्य प्रेरण क्या है। कि जब दो कुंडलियां होती हैं और एक कुंडली के विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करने के कारण यदि उसके पास रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे उस दूसरी कुंडली में परिवर्तन हम पहली कुंडली में कर रहे हैं और दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि उत्पन्न होता है, तो इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस प्रकार एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना ही अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाती है। अब हमने इसकी परिभाषा तो देख ली है। तो ये जो पहली जो कुंडली है जिसके विद्युत धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं, उस कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। तथा जो दूसरी कुंडली है जिसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और जिसमें प्रेरित विद्युत धारा तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उस दूसरी कुंडली को हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई इससे संबंधित एक अन्योन्य प्रेरकत्व होता है या अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है। जैसे हमने देखा स्व प्रेरण की घटना देखी और उससे संबंधित हमने स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व देखा है, जिसको हम L से दर्शाते हैं। तो इसी प्रकार से दो जो कुंडलियां होती है उनका एक अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है। तो इसकी हमें परिभाषा देखना है कि ये क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मतलब हमारा टॉपिक अब है अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम जानते हैं कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। सेम सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है, लेकिन यहाँ पर बस चूंकि दो कुंडलियां हैं तो हम जो आई ले रहे हैं, धारा किसमें प्रवाहित हो रही है, प्राथमिक कुंडली में, तो हम इसको आई पी लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्राथमिक कुंडली को हम पी से दर्शा रहे हैं और सेकेंडरी जो कॉइल है यानी जो द्वितीय कुंडली उसको हम एस से दर्शाते हैं। प्राइमरी कॉइल के कारण पी और सेकेंडरी कॉइल के कारण हम इसको एस से दर्शाते हैं। अब देखिए, जो आईपी है ये प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है और फाइस जो है ये क्या है बच्चों, ये द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स है, यानी द्वितीय कुंडली में से जाने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है जिसमें परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो हम जानते हैं कि फाइस इज प्रोपोर्शनल टू आईपी, तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एम यानी अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो m बराबर हम क्या लिखेंगे, फाइस अपॉन आईपी। ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, ये पहली परिभाषा है। तो हम m की परिभाषा क्या करेंगे कि यदि आईपी बराबर एकांक यानी 1 है तो m बराबर फाइस। इसका मतलब क्या है कि इसकी परिभाषा हम ये कर सकते हैं, m बराबर फाइस अपॉन आईपी होता है तो m बराबर फाइस। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है तो उन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है। क्या परिभाषा करेंगे कि यदि हम प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करते हैं तो उन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, क्योंकि दोनों से संबंधित होता है, उन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक यह द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है। ये इसकी परिभाषा है और ये कब होगा संभव, जब आईपी बराबर क्या हो, 1। अब हम दूसरी परिभाषा भी करेंगे। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो दूसरा नियम है, इसके हिसाब से दूसरी परिभाषा आएगी। तो देखिए, हमने सेकंड डेफिनेशन हम इस आधार पर करेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए। तो ये है सेकंड डेफिनेशन, है ना। तो देखिए, इस डेफिनेशन के अनुसार हम क्या कहेंगे कि
E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, है ना। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है ये चुंबकीय फ्लक्स के मान के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। डी फाई अपॉन डी टी यानी परिवर्तन की दर, यानी E बराबर हमने लिखा है माइनस डी फाई बाई डी टी। डिस्कार्डिंग द नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करें हम, क्योंकि वो वैसे भी आपको पता है लेंस के लॉ के अनुसार आता है, और वो ये दर्शाता है कि भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। तो आप देखिए, आप ये जो फाइएस है, एक्चुअली फाइएस है भाई किसके, चूंकि आप यहाँ पर दो कुंडलियां है, तो यहाँ पर E जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीयक में उत्पन्न हो रहा है, द्वितीय कुंडली में, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन किसके हो रहा है, द्वितीयक के। लेकिन फाइएस बराबर क्या है बच्चों, MIP है। तो ये परिभाषा हम रखेंगे, M यानी दोनों का प्रेरण गुणांक और IP यानी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा। तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं। M कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं। माइनस साइन आप नहीं लो तो भी चल जाएगा, क्योंकि माइनस साइन केवल विरोध के बारे में बताता है। तो हम M बराबर अब हम माइनस साइन नहीं लेते हैं। तो देखिए M बराबर E होगा कब, यदि DIP बराबर 1 हो, है ना भाई। फाइएस बराबर MIP यहाँ पर हमने लिखा द्वितीय परिभाषा के अनुसार, M को बाहर निकाल दिया तो E बराबर माइनस M DIP अपॉन dt हो गया, और M बराबर हम क्या कहेंगे, E अपॉन DIP अपॉन dt, और M बराबर E होगा कब, यदि DIP अपॉन dt बराबर एकांक हो, यूनिट हो। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक यह उस द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि उस प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ये कब होगा, जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, मतलब कि विद्युत धारा इस तरह से परिवर्तित हो रही है कि पर सेकेंड वो 1 एम्पियर से परिवर्तित हो रही है ना। मतलब हर सेकेंड में या तो विद्युत धारा 1 एम्पियर से घट रही है या 1 एम्पियर से बढ़ रही है ना। मतलब जैसे अभी 1 एम्पियर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड बाद वो 2 एम्पियर हो जाए, और 1 सेकेंड बाद वो 3 एम्पियर हो जाए, और 1 सेकेंड बाद वो 4 एम्पियर हो जाए। तो इस तरीके से उसमें परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रही है वो, या घट भी रही है तो भी हम कहेंगे। तो इस तरीके से हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या कहते हैं बच्चों, कि दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो, यानी यूनिटी हो। तो ये हो गई हमारी परिभाषा। तो अब एक बात हम देखेंगे कि जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है, भाई देखिए स्व प्रेरण गुणांक हमने देखा है, तो इसको हम कैपिटल किससे दर्शाते हैं, इसका ऐसा यूनिट हेनरी है, इसको हम कैपिटल एस से दर्शाते हैं, और अन्योन्य प्रेरकत्व को हम एल से दर्शाते हैं, स्व प्रेरण को हम एल से दर्शाते हैं। उसी प्रकार से अन्योन्य प्रेरकत्व को या अन्योन्य प्रेरण को हम किससे दर्शाते हैं बच्चों, हम इसको दर्शाते हैं एम से, है ना। किससे दर्शाते हैं, एम से। और इसका ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, इसका ऐसा यूनिट है हेनरी, जस्ट सिमिलर टू सेल्फ इंडक्टेंस। जिस तरह से सेल्फ इंडक्टेंस का है उसी प्रकार इसका भी है। तो एम का ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी। किससे दर्शाते हैं, एस से। अब हम इसकी परिभाषा कर लेते हैं कि भाई देखिए एम बराबर फाइव एस अपॉन आई पी, मतलब 1 वेबर पर 1 एम्पियर, या हमने दूसरी परिभाषा लिखी एम बराबर ई डी आई पी अपॉन डी टी से 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर पर 1 सेकेंड। तो देखिए
किसी भी दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। कब? 1 हेनरी होगा। कब? यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में 1 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है उन दोनों कुंडलियों का जो है अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा? 1 हेनरी होगा। कब? कि यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में 1 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो वो जो दोनों कुंडलियों का जो है उनका संबंधित अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कितना होगा? 1 हेनरी होगा। या सेकंड परिभाषा हम ये कहेंगे कि यदि प्राथमिक कुंडली के विद्युत धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो और यदि द्वितीयक में 1 वोल्ट का क्या उत्पन्न हो? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, तब भी हम क्या कहेंगे कि उन दोनों कुंडलियों का जो है अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा? 1 हेनरी होगा। तो ये इसकी परिभाषा है, ये इसका ऐसा यूनिट है, परिभाषा है। इसकी विमाएं और देख लेते हैं हम। एम की विमाएं, तो एम की विमाएं किसके बराबर है? स्वप्रेरण गुणांक के विमाओं के बराबर है। एक बार देख लेते हैं। तो देखिए एम बराबर φs अपॉन आई पी, लेकिन φs बराबर बी डॉट ए अपॉन आई पी, है ना। तो ये हम देख ही चुके हैं। बी का क्या होता है? बी बराबर हम लिख सकते हैं एफ यानी फोर्स अपॉन स्मॉल एम यानी एम्पीयर इनटू मीटर, ये एरिया है, और अपॉन आई पी यानी विद्युत धारा। एफ का क्या होगा? m1 L1 T-2 पर एम होल स्ट्रेंथ। इसका क्या होता है बच्चों? a इंटू एल इंटू ये है ए मतलब कंफ्यूज नहीं होना, एरिया है तो इसका रहेगा एल स्क्वायर, और अपॉन ये आई पी यानी ये है करंट, है ना, ये इसी में आएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। देखिए ये आएगा m1 L स्क्वायर T-2 और ये -2, और यही जो है स्वप्रेरण गुणांक का भी विमाएं होती है, और यही अन्योन्य प्रेरण गुणांक की भी क्या होंगी? विमाएं होंगी। अब हमारा अगला पॉइंट है कि दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच में कितना अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा, है ना। ये आ सकता है एग्जाम में, तो हमें देखना है दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक। अन्योन्य प्रेरकत्व लिख लेते हैं हम सिंपली। तो देखिए दो कुंडलियां हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। मैं इस तरीके से कंपैरिजन करके लिख लेती हूँ। माना कि प्राथमिक जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कितनी है? N1। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? N2। प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या है R1, द्वितीय कुंडली की R2। ठीक है। प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा मान लो कि I1 प्रवाहित हो रही है। तो देखिए सिंपल, आप लोग जानते हैं कि M बराबर हम क्या लेंगे बच्चों? φs अपॉन आई पी, यही वाला सूत्र लेंगे। लेकिन φs बराबर क्या होता है बच्चों? देखिए ये है द्वितीय कुंडली से, मतलब हम किस तरीके से जाएंगे इसको सॉल्व करते समय, ये आपको देखना है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? M का फॉर्मूला M बराबर है φs अपॉन आई पी, लेकिन φs बराबर क्या है? बी डॉट ए, है ना। तो यहाँ पर B क्या होगा? प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र, और एरिया क्या होगा बच्चों? द्वितीय कुंडली का। ठीक है ना।
एरिया होगा द्वितीय कुंडली का। अब चूंकि n फेरे होते हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फेरे, चूंकि देखिए द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है तो उसी के फेरे लेंगे। तो हम क्या लेंगे, N2B इंटू A, लेकिन B किसका रहेगा, प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, A जो रहेगा क्षेत्रफल रहेगा वो प्राथमिक कुंडली का नहीं लेंगे, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किसके हो रहा है, द्वितीय कुंडली के, तो क्षेत्रफल हम उसी का लेंगे। ठीक है, और ये वाले सूत्र से हम सिंपली और अपॉन IP करके m का मान क्या करेंगे, याद करेंगे। तो हम मानेंगे पहले एक प्राथमिक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या N1 है, जिसमें से I1 धारा प्रवाहित हो रही है। माना कि उस कुंडली की त्रिज्या कितनी है, R1 है। उसी प्रकार द्वितीय कुंडली है, उसका क्षेत्रफल हम डायरेक्ट, अगर आपको क्षेत्रफल लेना है तो क्षेत्रफल ले लो। कुंडली का क्षेत्रफल A है, जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, N2 है, और उसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, हम मानेंगे कि वो R2 है। तो इस प्रकार देखिए जो प्राथमिक कुंडली है तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, समतल वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई N I अपॉन R। ये सिंपल फार्मूला होता है। पर यहाँ चूंकि हम फेरों की संख्या N1 लिख रहे हैं तो इसमें हम N1 लिख देंगे। विद्युत धारा का मान I1 कह रहे हैं तो इसमें I1 कर देंगे, और त्रिज्या हम R1 कह रहे हैं इसलिए इसमें हम क्या कर देंगे, R1 कह देंगे। तो ये कितना आएगा बच्चों, तो प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, B बराबर रहेगी μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई N1 I1 अपॉन R1। अब हमें ये देखना है कि द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना रहेगा, उसके फेरों की संख्या इंटू प्राथमिक, B1 लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, प्राथमिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इंटू A2 मतलब द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल। तो भाई कितना आएगा, ये आप लिखो इसको, N2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई N1 अपॉन R1। भाई एरिया, अगर आपको एरिया लिखना है N1, सॉरी इसमें एरिया ये तो B है, इसमें A2 लिखना है हमें, तो A2 हम क्या लिखेंगे, पाई R2 का स्क्वायर। भाई क्योंकि द्वितीय कुंडली है और आप जानते हैं कि जो द्वितीय कुंडली है उसकी त्रिज्या R2 है, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, R2 का स्क्वायर। तो भाई S बराबर क्या हो जाएगा, इसको व्यवस्थित कर लेते हैं हम इसकी व्यवस्थित करके इसकी जो क्वांटिटीज कट रही है उनको काट देते हैं, तो ये आएगा, और व्यवस्थित करके लिखते हैं तो μ0 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 पाई 4 पाई हमने काट दिया है, N1 N2 पाई, ये पाई यहाँ ले लीजिए, N1 N2 इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन R1। ठीक है, तो फाई एस कितना आया बच्चों, फाई एस आया, और सॉरी यहाँ I1 भी लिखने का रह गया है, I1 भी लिख दें। तो फाई एस कितना आया देख लीजिए आप, फाई एस आ रहा है μ0 अपॉन 2 पाई N1 N2 इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 और इंटू I1 भी रहेगा। I1 यानी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा। लेकिन अब M बराबर क्या होता है बच्चों, फाई एस अपॉन IP, IP यानी I1 कह लो आप, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। IP हमने P यानी प्राइमरी कॉइल मतलब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा, यहाँ हमने I1 नाम ले दिए है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपली इसमें अपॉन I1 जो है ये कट जाएगा, अपॉन I1, तो I1 गेट कैंसिल, और ये जो दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां हैं इनका कितना रहेगा बच्चों, अन्योन्य प्रेरकत्व सिंपली कितना रहेगा, μ0 अपॉन 2 पाई N1 N2 R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो हमें ये पता चलता है कि इन दोनों कुंडलियों के बीच का अगर हमें अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ाना है तो फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, प्राथमिक जो कुंडली है उसकी त्रिज्या का मान घटाना पड़ेगा, और द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल कह लो या क्या कह लो आप, त्रिज्या कह लो, ये बढ़ानी पड़ेगी, तो उनका अन्योन्य प्रेरकत्व का मान अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमें अगला देखना है कि दो परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, इसको हम सिंपली आसान तरीके से कर लेंगे। तो हमें देखना है दो परिनालिकाओं के बीच
अन्योन्य प्रेरकत्व। तो इसको हम डायरेक्टली बता देती हूँ मैं इसको, आप इसको इसी तरीके से हल करके देख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो परिनालिका होता है उसका चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स नहीं, हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0 Ni। μ0 क्या होता है, Ni। तो दो परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व, तो ये होता है B बराबर होता है μ0 Ni, जहां n जो है एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, मतलब n बराबर होता है कैपिटल N अपॉन L। और इसको अगर हम हल करेंगे तो ये m का मान आएगा दो परिनालिकाओं के बीच, इसी तरीके से आप सूत्र से करोगे तो μ0 N1 N2 A अपॉन L। तो दो परिनालिकाएं अगर हम लेंगे और इनके बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व को हम देखेंगे तो उसका मान आएगा m बराबर μ0 N1 N2 A अपॉन L। तो ये जो है दोनों के फेरों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, द्वितीयक परिनालिका के क्षेत्रफल निर्भर कर रहा है, और प्राथमिक जो है परिनालिका इसके लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हमें दोनों का अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ाना है तो दोनों के फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, और प्राथमिक कुंडली की लंबाई भी क्या करनी पड़ेगी, हमें घटानी पड़ेगी। तो ये अन्योन्य प्रेरकत्व स्व प्रेरकत्व वाला कंसेप्ट हमारा पूरा हो गया है। अब ये जो यूनिट है इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट केवल हमारा ये बचा है, मतलब यूनिट नहीं कहेंगे हम, सॉरी चैप्टर, इसमें बस अब हमारा एडी करंट्स जो है वाला टॉपिक जो है रह गया है, और भंवर धाराएं कहते हैं जिसे। इसके बाद ये वाला आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। भंवर धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे।